हेलो दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हमारा लोकसभा का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने लोकसभा के सदस्यों की संख्या, संसद भवन और लोकसभा के सदस्यों की संख्या को किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है और अब कितनी लोकसभा सदस्यों की संख्या है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के पदाधिकारी और सदस्य बनने की योग्यता, अगर संसद सदस्यों का पद रिक्त हो जाता है तो उस केस में क्या कंडीशंस होती हैं, अधिवेशन और गण पूर्ति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी सब कुछ कंप्लीट हम लोकसभा का इसमें करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 83 का 2 ये कहता है कि लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन अगर इससे पहले मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे देता है कि लोकसभा को भंग कर दो, तो वो 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। लेकिन सलाह उसमें किसकी होगी? मंत्रिपरिषद की। करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद करेगा, सलाह देगा मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति उसको भंग कर देगा। अगर बात करें आपातकाल की, इमरजेंसी की स्थिति में भी इसका कार्यकाल क्या हो सकता है? 5 साल से बढ़ाया जा सकता है। और एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये आपातकाल की स्थिति में कंडीशन होती है। अगर आपातकाल कंप्लीट हो जाता है, आपातकाल की स्थिति अगर कंप्लीट हो जाती है, तो उस केस में हमारी संसद में लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब नॉर्मल स्थिति अगर हो चुकी है, तो उसमें इसका कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप ये बात नोट कर लेंगे कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर स्लैश करके लिख लीजिए, एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। वैसे लोकसभा का विघटन अगर हो जाता है, तो विघटन के बाद उसका चुनाव या नई लोकसभा बनने में 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 6 महीने से अधिक अंतराल होगा 2 बैठकों के बीच, तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। मतलब कि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर एक नई लोकसभा बन जानी चाहिए, उसका चुनाव हो जाना चाहिए। आपातकाल के बाद मैंने आपको बताया कि 6 महीने से ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता लोकसभा के कार्यकाल को। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1976 में। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष कर दिया, 1 साल इसको बढ़ा दिया गया था। उसके बाद फिर से एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां, और ये हुआ था 1978 में। इसमें वापस से 6 वर्ष से घटा करके इसको 5 वर्ष कर दिया गया। तो आज की डेट में हमारी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ये बात है नॉर्मल समय की कि 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल ही बढ़ा दिया, 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया। फिर वापस से 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको 6 वर्ष से घटा करके वापस 5 वर्ष कर दिया। अगर इमरजेंसी लग जाती है, तो इमरजेंसी के केस में हम लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए एक बार में मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। और अगर लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो 6 महीने के अंदर एक नई लोकसभा बननी चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए। क्योंकि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ पर कौन-कौन सी लोकसभा थी जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ था, तो वो थी आपकी 5वीं लोकसभा, जिसका काम हुआ था 6 वर्ष का। और ये कब हुई थी? 15 मार्च 1971 से लेकर के 18 जनवरी 1977 तक। ये 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया। नवीं, और ये 1991 में ये भंग की गई थी, याद रखेंगे। 9वीं जो लोकसभा थी, इसको 1991 में भंग किया गया था। ठीक है? यहाँ पर हमने लोकसभा के कार्यकाल को समझ लिया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद सलाह दे देता है, तो वो उससे पहले भी भंग हो सकती है। अगर आपातकाल की स्थिति है, तो एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसको एक बार 6 वर्ष का भी किया गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको, वो 5वीं लोकसभा थी। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको वापस से 5 वर्ष का कर दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन-कौन होते हैं। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा
पदाधिकारी। देखिए, आर्टिकल नंबर 93 जो कि ये कहता है कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा लोकसभा का, और इनका कार्यकाल कितना होगा? सेम जितना लोकसभा का है, 5 वर्ष। इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन ये अपनी मर्जी से इससे पहले स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकते हैं, या फिर इनको बहुमत पास करके 5 साल से पहले हटाया भी जा सकता है। अगर वेतन भत्ते की बात करें तो इनको वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है, और सुविधाएं जो मिलती हैं वो बिल्कुल मंत्रियों जैसी मिलती हैं। सुविधाएं मंत्रियों जैसी। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिए शॉर्ट में। अगर सदस्य बनने की योग्यता अगर बात करूं तो आर्टिकल नंबर 102 में लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में आर्टिकल नंबर 102 में ये दिया गया है कि इनकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। तो मतलब कि लोकसभा का पदाधिकारी में अध्यक्ष भी हमारा 25 साल का हो सकता है, उपाध्यक्ष भी 25 साल का हो सकता है मिनिमम। मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए देश के किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होना चाहिए। अगर वो देश के किसी भी मतदाता सूची में, किसी भी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मतलब कि अगर देश में किसी भी मतदाता सूची में उसका नाम है तो वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, और वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है ये मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है। लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये बात रही हमने लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में कि आर्टिकल नंबर 93 ये कहता है कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, और इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, जितना कि लोकसभा का होता है। और संसद जो है निर्धारित करती है इनकी सैलरी, वेतन, भत्ते, सुविधाएं मंत्रियों जैसी इनको मिलती हैं। अगर लोकसभा के सदस्यों के योग्यता के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 102 के अनुसार इनकी मिनिमम उम्र 25 साल होती है, और देश की किसी भी मतदाता सूची में इसका नाम होना चाहिए जो सदस्य है, और लाभ के पद पर न हो। अब आप हेडिंग बनाइएगा, संसद सदस्यों का पद रिक्त होना। सदस्यों का पद रिक्त होना, संसद सदस्यों का पद रिक्त होना, ये हमने हेडिंग बनाई है। इसमें क्या है कि यदि कोई भी सांसद 60 दिन से सदन की बिना अनुमति के बैठकों में आता ही नहीं है तो उसका स्थान जो है वो खाली कर दिया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। कितना? 60 दिन। अगर 60 दिन तक कोई भी सांसद है और वो बिना अनुमति के कोई भी बैठक में नहीं आ रहा है तो वो उसका रिक्त पद कर दिया जाएगा। यदि कोई सांसद विधानमंडल या फिर संसद दोनों में चुनाव जीतता है तो वह 14 दिन के भीतर एक पद खाली कर देगा, या तो विधानमंडल का खाली कर देगा या फिर सांसद का। वो एक ही पद ले सकता है। अगर संसद में भी वो लोकसभा का एक चुनाव जीत जाता है और इधर विधानमंडल में राज्यों में भी चुनाव जीत जाता है तो इस केस में उसको 14 दिन के भीतर, याद रखेंगे 14 दिन के भीतर उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें है 14 दिन, कब? दोनों जगह जीतने पर, तो उसको एक जगह की सीट खाली करनी होगी। अधिवेशनों की अगर बात करें तो लोकसभा में 2 बैठकों में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यहां पर है 2 बैठकों में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब कि 6 महीने में एक बैठक हो जानी चाहिए। अगर लोकसभा के गणपूर्ति यानी कोरम की बात करें तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गणपूर्ति मतलब कोरम, कि लोकसभा का अगर अधिवेशन होना है तो कितने लोग कम से कम उपस्थित होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो जितनी सदस्य संख्या है उतने हो सकते हैं, और मिनिमम एक क्राइटेरिया है। मिनिमम में क्राइटेरिया है कि लोकसभा सदस्य का 1/10 भाग, और ये किसका? कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कहें तो 10%, 1/10 या फिर 10%,
इतने लोग अवेलेबल होने चाहिए, तभी वहाँ पर अधिवेशन चलाया जाएगा। मतलब कि अगर हम मान के चलें कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम 550 सीटें हैं, तो मतलब 55 लोग अगर नहीं आते हैं, तो वहाँ पर अधिवेशन लोकसभा का नहीं चलाया जाएगा। कब तक नहीं चलाया जाएगा? जब तक कि वहाँ पे 55 लोग नहीं आ जाते हैं, ठीक है? ये हमने लोकसभा की गढ़पूर्ति, संसद सदस्यों का पद रिक्त होने में कितने दिन के अंदर उनकी सीटें रिक्त घोषित कर दी जाती हैं, है ना? ये सब हमने यहाँ पर सीख लिया। अब हम चलते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, चूँकि अभी हमने बताया कि आर्टिकल नंबर 93 ये कहता है कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो अब हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। अगर वरीयता क्रम में बात करें, वरीयता क्रम, देश में वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का 6वां स्थान है। हमारी लोकसभा में अध्यक्ष का लगभग वही उसको शक्तियां दी गई हैं जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को दी जाती हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखने वाली है कि हमारा यहां पर एक पार्टी का अध्यक्ष होता है। जो पार्टी सत्ता में आती है, उसी सत्ताधारी पार्टी का कोई भी मेंबर लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में लोकसभा का अध्यक्ष निर्दलीय होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ब्रिटेन में निर्दलीय होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो पार्टी का होता है ना, जैसे कि ओम बिरला है, बीजेपी सांसद हैं। इनसे पहले आप देखें सुमित्रा महाजन, वो भी बीजेपी से थी। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, वो कांग्रेस से थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष एक पार्टी का होता है, जो विनिंग पार्टी होती है। लेकिन ब्रिटेन में ये अध्यक्ष निर्दलीय जो होता है, उसको बनाया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के पद की बात करें, तो ये पद हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें इस पद को जोड़ा गया था लोकसभा अध्यक्ष के को। उस समय इसका नाम था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष नाम नहीं था, वहां पे नाम था प्रेसिडेंट। लेकिन बाद में जब एक संविधान अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका नाम प्रेसिडेंट से कर दिया गया अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। ये पद हमारे संविधान में भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में प्रेसिडेंट के नाम से जोड़ा गया था, और जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसको अध्यक्ष के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो बात रही लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अब हम देखते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। ये तो बात रही हमारी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अब अध्यक्ष का चुनाव और शपथ, इसके बारे में देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और शपथ कैसे दिलाई जाती है। तो लोकसभा में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा साधारण बहुमत द्वारा क्या करते हैं, एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेते हैं, साधारण बहुमत द्वारा। ज्यादातर मैंने बताया कि इसका सत्ताधारी व्यक्ति ही अध्यक्ष होता है, जो कि एक पार्टी का होता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि ये शपथ नहीं लेता। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पद है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो वो है लोकसभा का अध्यक्ष। क्यों नहीं लेता? इसका रीजन कि वो ऑलरेडी पहले ही सांसद के रूप में शपथ ले चुका होता है, और उसको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। अब यहां पर एक नया शब्द आया, प्रोटेम स्पीकर। उसने इसको क्या कर दिया, शपथ दिला दी। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानना जरूरी होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम अब जानेंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, इसको आप समझिए। हमारे संविधान में जब लोग लोकसभा के विनिंग मेंबर्स संसद पहुंचते हैं, तो इनको बोला जाता है सिर्फ ये विनिंग मेंबर्स हैं, सिर्फ ये जीते हुए लोग हैं। अभी ये सांसद नहीं बने हैं। सांसद तो तब बनेंगे जब ये वहां पर अपनी पद की शपथ ले लेंगे। तो ये विनिंग मेंबर्स हैं, जीते हुए लोग हैं। जब ये लोकसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं सभी लोग,
तो इन्हीं लोगों में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज होता है सामान्यतः, उसको क्या करते हैं, ये चुन लेते हैं कि चलो ये हमारी क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे, क्योंकि इनका अध्यक्ष नहीं होता कोई। और अध्यक्ष नहीं होता तो यहीं पर एक पुरानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करवाता है, यहाँ पर इन्हीं व्यक्तियों में से एक किसी व्यक्ति को जो उम्र दराज है उसको प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है। और ये प्रोटेम स्पीकर का काम है सिंपल शपथ दिलाना। ये सभी सांसदों को उनके पद की शपथ दिलाता है और वो सांसद कहलाने लग जाते हैं। शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में ऐसा कौन सा पद है जो सबसे कम समय के लिए बनता है, तो प्रोटेम स्पीकर। कुछ ही समय के लिए बना, प्रोटेम स्पीकर ने सभी सांसदों को शपथ दिलाई और वो उसका पद खत्म हो गया, और यहीं पर फिर चुनाव हो जाता है एक नए अध्यक्ष का। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये जो लोग हैं इन्हीं में से अध्यक्ष बनाना फिर कोई, तो वो ऑलरेडी वहां पर सांसद के रूप में अपने पद की शपथ ले चुका है। तो प्रोटेम स्पीकर आपको समझ में आ गया। प्रोटेम स्पीकर वो मेंबर होता है जो सभी सांसदों को शपथ दिलाता है, और उन्हीं में से कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, और यहीं पर फिर अध्यक्ष का चुनाव करके नए अध्यक्ष बना लिए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करें कि अनुच्छेद 100 का 1 ये कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष बराबर मत होने पर अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। बराबरी पर कोई अगर बिल आया हुआ है और उस पर बिल्कुल बराबरी के वोट पड़ रहे हैं, तो वहां पर ये क्या करता है, अपना मत दे सकता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पद है जो निर्णायक मत देने का उसको अधिकार है। बराबरी होने पर क्या करता है, अपना मत दान करता है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपने समझ ली। अब हम जान लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं और अधिकार इसको क्या क्या है। तो सिंपली आप जानते हैं, जब आप संसद टीवी देखते होंगे तो वहां पर बैठकों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद की कार्यवाही का संचालन करना, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। चलिए हेडिंग बना करके यहाँ पर लिख लेते हैं। लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्या क्या है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार हम देखते हैं। पहला तो मुख्य कार्य यही है कि बैठकों की अध्यक्षता करना और संसद की कार्यवाही का संचालन करना। संसद की कार्यवाही का संचालन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये तो कॉमन बात है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। अगर कोई भी व्यक्ति है, सांसद है, वो वहां की व्यवस्था को भंग करता है, तो या तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो मीटिंग को स्थगित कर देते हैं या फिर उसको निष्कासित भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन जब होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी यही करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लेकिन उसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ये बात याद रखेंगे। इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और है कि धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का। धन विधेयक को ये तय करना है कि यही धन विधेयक है, उस पर सर्टिफिकेट लगाना ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। और ये इस पर कोई भी डिबेट नहीं की जा सकती है। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट लगा दिया कि ये धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक ही माना जाएगा। इसको हम न्यायालय में भी अपील नहीं कर सकते उसके लिए। याद रखेंगे, धन विधेयक का निर्णय। और ये धन विधेयक के साथ में क्या करते हैं, सर्टिफिकेट लगा देते हैं, यहाँ ये धन विधेयक है। तो इसके बारे में दो तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती हैं। एक तो धन विधेयक का निर्णय और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। लेकिन यहाँ पर ये बात लिख लीजिए आप, बुलाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होता, बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र वो ये देते हैं उपाध्यक्ष को।
और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वो अध्यक्ष हो देते हैं। लोकसभा अपने बहुमत द्वारा अध्यक्ष को हटा भी सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन लोकसभा अपने बहुमत द्वारा इसको हटा भी सकती है। अब तक हटाने का जो प्रस्ताव है वो 3 लोगों के विरुद्ध आया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। वो कौन-कौन लोग हैं उसके बारे में आप सुन लीजिए बस। जीवी मावलंकर पहले ही थे, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम सिंह जाखड़। बलराम सिंह जाखड़। ये बलराम सिंह जाखड़ जो हैं ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये पहले हैं। हुकुम सिंह, हुकुम सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन पर भी इनको हटाने का प्रस्ताव गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था वो प्रस्ताव। ठीक है। यहाँ पर एक बात और नोट करेंगे, आर्टिकल नंबर 94 के अंतर्गत संसद भंग हो जाने पर अध्यक्ष नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक अपना पद नहीं छोड़ता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है तो वो अपना पद नहीं छोड़ता है जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है। अगर हम लोकसभा अध्यक्षों की बात करें कि कितने कितने लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता से पहले पहले अध्यक्ष थे सर फ्रेडरिक व्हाइट, और ये 3 फरवरी 1921 को बनाए गए और 1925 को रहे। उसके बाद भारतीय की बात करें दूसरे नंबर पे तो विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, विट्ठल भाई पटेल। उनके बाद रहे हैं मोहम्मद याकूब, ये 1925 से 1930 तक रहे थे। इतिहास में भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम देखें बाद में सटमुखम सेट्टी, सटमुखम चेट्टी, और 7वें नंबर पे थे गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर। अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो यही व्यक्ति स्वतंत्रता के बाद पहले जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, यही बनते हैं। ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पे यही थे गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। विट्ठल भाई पटेल हमारे सेकंड है, पहले भारतीय हैं, याद रखेंगे। और सर फ्रेडरिक पहले हैं, स्वतंत्रता से सबसे पहले व्यक्ति यही है। अगर लोकसभा के अध्यक्षों की और बात की जाए तो पहले हमने बात कर ली जेबी मावलंकर हो गए। ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारी लोकसभा के अध्यक्ष जो 13 मई को पहली इसकी बैठक होती है 1952 में, और 27 फरवरी 1956 तक ये रहते हैं। इनके बाद एम ए आयंगर हैं और हुकुम सिंह हैं, नीलम संजीव रेड्डी। इसमें बात ये याद रखेंगे कि नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले राष्ट्रपति में भी पढ़ाया था कि ये राष्ट्रपति बने थे निर्विरोध, ये वही व्यक्ति हैं नीलम संजीव रेड्डी जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और नीलम संजीव रेड्डी 2 बार रहे हैं, और डॉक्टर बलराम जाखड़ ये भी 2 बार रहे हैं, 1980 से 1985 तक, 1985 से फिर 1989 तक। पी ए संगमा, याद रखेंगे पी ए संगमा भी इनके लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सारे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। लास्ट में हम याद रखते हैं मीरा कुमार, ये पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। मीरा कुमार, मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष, और ये बनी थी 2009 में, 2009 से लेकर के 2014 तक। इनके बाद आप जानते ही हैं सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन रही हैं, ये दूसरी महिला अध्यक्ष रही हैं, और ये 2014 से 2019 तक रही हैं। और आप करंट जानते ही हैं ओम बिरला, और ओम बिरला के बारे में खास बात, ये निर्विरोध निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि 18 जून से 2019 से अब तक हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम एसटी लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो एसटी के थे पी ए संगमा, पी ए संगमा, ये एसटी के थे, 12वें नंबर पे थे। उनका कार्यकाल था 1996 से 1998 तक, और ये मंत्री भी बने थे। तो अध्यक्ष प्लस मंत्री,
और किसके? एसटी के। प्रथम एसटी के लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री, केंद्रीय मंत्री बने थे 1995 में। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं सेक्रेटरी के बारे में। लोकसभा के सेक्रेटरी कौन कौन होते हैं? महासचिव, लोकसभा महासचिव। अगर लोकसभा महासचिव के बारे में बात करें, जिसको हम सेक्रेटरी कहते हैं, ये कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। स्थायी पदाधिकारी, ये कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है। और मैक्सिमम वही, जैसे 60 साल पे आदमी रिटायर होता है, तो इसकी भी मैक्सिमम एज 60 वर्ष है। 60 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। एक बात यहाँ पर ये समझिएगा कि लोकसभा महासचिव का जो चुनाव करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा का महासचिव लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति जवाबदेही होता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेही। उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा अध्यक्ष के, क्योंकि यही इसका चुनाव करते हैं। सिलेक्शन जो होता है लोकसभा महासचिव का, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। यहाँ पर प्रथम महिला सचिव की अगर बात करें, प्रथम महिला सचिव, ये कई बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे कि लोकसभा का महासचिव लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्रथम महिला सचिव की बात करें तो श्रीमती स्नेहला श्रीवास्तव। स्नेहला श्रीवास्तव ये प्रथम महिला सचिव थी। और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। आपका करंट भी तैयार हो गया, उत्पल कुमार सिंह, ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष के बाद एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। आर्टिकल नंबर 93 में मैंने बताया आपको। इसका निर्वाचन भी लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होता है। जैसा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, वैसे ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अब ये करता क्या है? जब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, तब ये उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है और सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष में बात करें तो इसका निर्वाचन मैंने बताया कि अध्यक्ष की तरह ही होता है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। डिप्टी स्पीकर, और ये क्या करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम। साथ में याद रखेंगे कि सचिवालय बजट समिति, सेक्रेटरिएट, बजट कमेटी। ठीक है, इसका पद सचिवालय का ये भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में जोड़ा गया और इसका नाम था डिप्टी प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर अध्यक्ष का नाम था प्रेसिडेंट और यहां पर था डिप्टी प्रेसिडेंट। और बाद में 1935 में इसको कर दिया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, अगर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें स्वतंत्रता से पहले, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये वही व्यक्ति हैं जिनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता की बात अगर बात करें तो अनंत शयनम अयंगर ये उपाध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद अनंत शयनम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, शिवराज पाटिल और थुम्बी। और इस समय आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि उपाध्यक्ष हमेशा ये परंपरा चली आ रही है कि विपक्षी दल का होता है। अगर हमारे देश में बीजेपी की पार्टी है तो उपाध्यक्ष कांग्रेस का होगा, कांग्रेस की पार्टी है तो दूसरा विपक्षी दल उसका उपाध्यक्ष होगा। ये परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा जनता पार्टी ने शुरू की थी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये रूल नहीं है कि हमेशा ही विपक्ष का होगा, ये परंपरा चली आ रही है और इसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है कि साहब आप दूसरी पार्टी का हो उसी को ही उपाध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो करेंटली बीजेपी ने अपनी विपक्ष के किसी भी नेता को
उपाध्यक्ष नहीं बनाया है, क्योंकि उपाध्यक्ष ऑटोमेटिकली बहुत सारी समितियों का अध्यक्ष बन जाता है। यहाँ पर उपाध्यक्ष ही नहीं है कोई इस समय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता से पहले सच्चिदानंद सिन्हा पहले उपाध्यक्ष थे, और उसके बाद सर जेम्स टी, और उसके बाद सठमुखम चेट्टी, अनंत शयन अयंगर, ये स्वतंत्रता के बाद बने, और सरदार हुकम सिंह, शिवराज पाटिल, एम थुम्बी दुरई, और इनके अगर चुनाव क्षेत्र की बात करें तो अनंत शयनम अयंगर तिरुपति से आए थे। और इस समय आप जानते हैं कि कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे कि अगर कभी ऐसा होता है कि अध्यक्ष अवेलेबल नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष उनका कार्य संभालेंगे, तो इनको वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक अध्यक्ष को थे, जैसे निर्णायक मत देना, ये सब इनको प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर उपाध्यक्ष के बारे में देख लिया। प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर में मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रोटेम स्पीकर पहली लोकसभा में कौन बने थे। तो प्रोटेम स्पीकर पहली लोकसभा में जीवी मावलंकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर पहली लोकसभा में बनाए थे जीवी मावलंकर। उसके बाद में 7वीं 8वीं में जगजीवन राम, 16वीं में कमलनाथ, और 17वीं में इस समय जो बनाए गए हैं वो वीरेंद्र कुमार खटीक। वीरेंद्र कुमार खटीक। अगर आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी अभी चुनाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, और वो प्रोटेम स्पीकर कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करिएगा कि हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया। वीरेंद्र कुमार खटीक, ये 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा में सीटों का आवंटन। लोकसभा में सीटों का आवंटन, सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, याद रखेंगे 80 सीटें हैं। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, इसमें 48 सीटें हैं। थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, इसमें 42 सीटें हैं। और फिर फोर्थ नंबर पे, चौथे नंबर पे बिहार आता है, इसमें 40 सीटें हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की आधी सीटें किस में हैं, तो उत्तर प्रदेश की आधी सीटें बिहार में हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। याद ये भी रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एसटी की कोई भी सीट नहीं है, और एससी की 17 सीटें हैं, ठीक है, और बिहार में भी एसटी की कोई सीट नहीं है। तो ये दो राज्य, टॉप 5 में दो राज्य ऐसे हैं जिनमें एसटी की कोई भी सीट नहीं है। यहाँ पर हमने बताया था कि कुल संख्या इस समय प्रेजेंट में 543 है, और 543 में से 84 सीटें एससी की हैं और 47 सीटें एसटी की हैं। बाकी जो बच जाती हैं वो जनरल और ओबीसी में है। एससी और एसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि 543 में एससी की 84 सीटें और एसटी की 47 सीटें हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन की अगर दिल्ली में बात करें तो 7 सीटें हैं, चंडीगढ़ में 1, दादर नगर हवेली, यानी सभी में, बाकी सब में 1-1 है। दिल्ली में केवल 7 है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों में सब में 1-1 सीट है, लेकिन दिल्ली में 7 सीटें हैं। दिल्ली में 7 सीटें, जिनमें से एक एससी की है। पूछा जा सकता है आपसे कि दिल्ली में एससी की कितनी सीटें हैं, 1 है, और टोटल कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। आपको यहाँ पर ये बात याद होगी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सभी में 1-1 सीटें हैं, ठीक है। अगर एसटी की कुल अधिकतम संख्या अगर बात करें, एसटी की कुल अधिकतम संख्या एमपी में है, और यहाँ पर 6 सीटें हैं। यूपी और बिहार में मैंने आपको बताया कि यूपी और बिहार में कोई भी एसटी की सीट नहीं है, ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें है, एमपी में। क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है, दूसरा बाड़मेर है, और तीसरा कच्छ है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वो कौन सा है, पहले नंबर पे है आपका लद्दाख, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा नंबर पे है बाड़मेर, और तीसरे नंबर पे है कच्छ, ठीक है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर चांदनी चौक, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका चांदनी चौक। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, जो कि मात्र 10.59 वर्ग किलोमीटर है।
अभी हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, उस 17वीं लोकसभा में 19% महिलाएं हैं। ठीक है, 19% महिलाएं हैं। और सबसे ज्यादा यूपी और पश्चिम बंगाल 11-11। सबसे ज्यादा यूपी और पश्चिम बंगाल से हैं। यूपी और पश्चिम बंगाल कितनी कितनी 11-11। ठीक है, लोकसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लोकसभा की शक्तियां और कार्य के बारे में बात करें तो इसकी विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, निर्वाचन भाई निर्वाचन भी करवाते हैं, न्याय अधिकार भी इनको होते हैं। और ये सबसे मेन संविधान संशोधन लोकसभा का एक अहम कार्य है। लोकसभा का अहम कार्य है संविधान संशोधन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लोकसभा के पार्ट 1 में ये बताया था कि सिर्फ सिक्किम एक ऐसा राज्य है कि अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, निर्वाचन लड़ना चाहता है, तो उसको सिक्किम का होना जरूरी है। अगर वो सिक्किम का नहीं है तो सिक्किम से नहीं लड़ सकता। मतलब कि जैसा कि हम देखते हैं नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ते हैं जबकि गुजरात के निवासी हैं। ऐसे ही हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सिक्किम में ऐसा नहीं है। सिक्किम में सिक्किम का निवासी होना जरूरी है, वहीं की मतदाता सूची में उसका नाम जरूरी है। ठीक है, पहले ये राज्यसभा के लिए भी था सिक्किम का क्लॉज, लेकिन इसको 2003 में खत्म कर दिया गया कि अब हम राज्यसभा में कहीं से भी कोई भी लड़ सकता है। सिक्किम में भी कहीं का भी व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन लोकसभा में नहीं लड़ सकता। ठीक है, चुनाव व्यय की अगर बात करें कितना खर्चा होता है, तो लोकसभा के लिए हमने तय कर रखा है चुनाव व्यय 40 लाख पहले था, अब बढ़ा करके 17 लाख कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनके लिए 22 लाख पहले था और अब 54 लाख है। कोविड-19 के बाद ये और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 70 से 77 लाख कर दिया गया है, 10% की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम जैसा कि मैंने बताया ये 54 लाख कर दिया गया था, तो इसको भी बढ़ा करके 59.4 लाख कर दिया गया है। विधानसभा के लिए 30 लाख लगभग है। अगर जमानत राशि की बात करें कि इनको चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में लड़ना चाहता है, लोकसभा में सदस्य के निर्वाचन करना चाहता है और वो व्यक्ति जनरल का है, सामान्य श्रेणी का है, जनरल का है, तो उसको 25,000 जमा करने पड़ेंगे। यानी जितने भी सांसद आप देखते हो जनरल के हैं, तो उनको 25,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, जो कि रिफंडेबल होती है। अगर 1/6 भाग उसको टोटल वोटों का 1/6 भाग नहीं मिला तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अदरवाइज इनको ये वापस कर दी जाती है। जनरल का हो गया हमारा 25,000 लोकसभा में, और एससी और एसटी इसका है 12,500, इसका जस्ट आधा। एससी और एसटी का 12,500। और अगर बात करें कि विधानसभा में कितना है, विधानसभा, तो विधानसभा में जनरल के लिए यानी विधायक के लिए, जनरल के लिए 10,000 और एससी एसटी के लिए इनका जस्ट आधा। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, 5,000। ठीक है, अगर 1/6 भाग का वोट अगर इनको नहीं मिलता है तो इनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लोकसभा को कंप्लीट कर लिया है, और लोकसभा से जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे मैंने आपको सब प्रॉपर तरीके से बता दिए हैं। आपने आई होप इनके नोट्स भी बना लिए होंगे, शॉर्ट नोट। मैंने आपको सब चीज़ें शॉर्ट में लिखवाई हैं, मैंने आपको ज़्यादातर समझाया है। आप अपनी भाषा में उसको नोट कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा वो बहुत शॉर्ट में हो, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होगी। यहाँ पर हमने लोकसभा से संबंधित सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी बुक से लोकसभा के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में राज्यसभा से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारा लोकसभा का बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो चुका है। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।